बेटा आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंडिकेटर डायग्राम्स क्या होते हैं। वी विल डिस्कस इंडिकेटर डायग्राम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर डायग्राम्स? पहले ध्यान से सुनते जाना बेटा, देखो लिखने पे जोर मत देना क्योंकि ये तो आप पीडीएफ कभी भी अरेंज कर सकते हो अपने लिए, ठीक? समझने पे थोड़ा जोर देना। इंडिकेटर डायग्राम्स नाम क्लियर कर रहा है। इंडिकेटर डायग्राम विल इंडिकेट व्हाट सॉर्ट ऑफ फंक्शन इज गोइंग ऑन, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इज गोइंग ऑन। वो इंडिकेट कर रहा है कोई भी ग्राफ हमारे पास। जनरली हम इंडिकेटर डायग्राम में पीवी ग्राफ को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? पीवी। क्योंकि जब हम वर्क की बात करते हैं बेटा, ठीक, तो वर्क तो हम पी डेल्टा वी से निकालते हैं, इसलिए जनरली हम पीवी ग्राफ को लेके चलते हैं जब कभी भी हमारे पास इंडिकेटर डायग्राम बनाना हो। पर ये जरूरी नहीं कि हमारे को हमेशा पीवी दिया हो, हमारे पास वीटी भी दिया हो सकता है, हमारे को पीटी भी दिया हो सकता है। तो मैं इन ग्राफ को चेंज करना भी सिखाऊंगा तुम्हें कि हाउ टू कन्वर्ट अ पीवी ग्राफ इनटू वीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ इनटू पीटी ग्राफ, ठीक, कैसे चेंज करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। बट फिलहाल समझो कि क्या इंडिकेटर डायग्राम का मतलब है। देखो मान लो ये मेरे पास एक पी दिया है किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। वी किस पे दिया है? एक्स एक्सिस पे। मान लो एक लाइन मैंने यूं लगा दी, से मैंने यूं लाइन लगा दी, ठीक। अब ये जो लाइन मेरे पास लगी है, ठीक है, ये वाली लाइन जो मेरे पास लगी है ये कैसी है बेटा? स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे? अब अगर ध्यान दें तो ये बताएं कि इसमें क्या चीज आपको लग रहा है कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है ना बेटा? तो अगर ऐसी कोई लाइन होगी तो उसका मतलब होगा दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस, इजंट इट? अगर बेटे मैं इसमें इस तरह का एरो लगा देता हूं, इसका मतलब है कि वॉल्यूम पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो वॉल्यूम बढ़ी। वॉल्यूम बढ़ने को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। सो दिस इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। ये आइसोबारिक एक्सपेंशन होती है। बोलो क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लो अगली बात, मेरे पास ग्राफ ऐसे दे दिया गया, द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, ठीक है जी। अब ऐसे में हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ हमारे पास रहेगा, व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स? आइसोकोरिक। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। सो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक में ना एक्सपेंशन ना कंट्रैक्शन, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या एक्सपेंशन कंट्रैक्शन की बात करोगे तुम? नहीं करोगे। तो इसको आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम देंगे अपन लोग। बोलो क्लियर हो गया? अब मान लो एक ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह का दे दिया, ठीक है जी, ये ग्राफ इस तरह का दे दिया। अब अगर इस तरह का ग्राफ दिया है, मैंने आपको बॉयज लॉ का ग्राफ करवाया था, बॉयज लॉ का ग्राफ बताया था ना, पीवी ग्राफ विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना ना हमारे पास। सो ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। और बॉयल्स लॉ जो है किन कंडीशन में होता है? बोला प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ हमारे पास होगा ये होगा आइसोथर्मल। कैसा ग्राफ होगा? आइसोथर्मल। और क्योंकि मैंने ऐसे करके एरो लगाया, इसका मतलब पहले वॉल्यूम इतनी थी अब वॉल्यूम इतनी हो गई। बड़ी की कम हुई? कम हुई बेटा, वॉल्यूम बड़ी बच्चे। प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है? बड़ा है। वॉल्यूम बड़ा है तो इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ हो गया। मान लो ऐसा ही एक ग्राफ और है, बट वो ग्राफ थोड़ा ज्यादा स्टीपर है, वो ग्राफ थोड़ा ज्यादा स्टीपर है, ठीक, पर है ऐसा ही। तो बेटा वो एडियाबैटिक का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा? एडियाबैटिक कंडीशंस का ग्राफ होगा, क्योंकि एडियाबैटिक का ग्राफ इज मोर स्टीपर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल। क्यों बेटा? आइसोथर्मल गैस में हम जो बॉयल्स लॉ पढ़ते थे वो बोलते थे पी वी इज कांस्टेंट, ऐसा ही बोलते थे ना भाई? ये आइसोथर्मल कंडीशन में था बॉयल्स लॉ, पीवी इज कांस्टेंट।
P is inversely proportional to V when temperature is kept constant. लेकिन बेटा वर्क करवाते हुए मैंने तुम्हें एडियाबैटिक इक्वेशंस बताई थी ना, दैट इज PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। बोलो ऐसा बताया था, 3 इक्वेशंस बताई थी, उसमें बोला PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो इसका प्रोडक्ट इसके मुकाबले ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो फटाफट से यार, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा होगा कि नहीं, यानी वॉल्यूम का चेंज ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम का चेंज ज्यादा होगा। समझ में आई? यहां पे आ जाएगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और यहां आएगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, वेयर गामा इज मोर देन 1। इसका मतलब ज्यादा चेंज आएगा वॉल्यूम में, तो ग्राफ विल बी स्टीप, ग्राफ में ज्यादा चेंज दिखाई देगा। इसलिए स्टीपर ग्राफ जो होता है वो एडियाबैटिक का, इसलिए फिजिक्स वाले बोलते हैं एडियाबैटिक इज अ सडन प्रोसेस। क्या बोल देते हैं? एडियाबैटिक इज अ सडन प्रोसेस, एकदम से चेंज आता है। थोड़ा सा प्रेशर चेंज हो एकदम से वॉल्यूम चेंज होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो एकदम से प्रेशर चेंज होता है। समझ में आई मेरी बात? सो वो इसीलिए क्योंकि बेटा यहां पे ये जो वैल्यू है ये मोर देन 1 है। आप चाहो तो इसको ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हो, बट क्यों टाइम वेस्ट करेंगे यार, जब हमारे को सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है कि हमारे पास अगर v की पावर 1 से बड़ी है, यहां पे v की पावर 1 है, और हम इसको ऐसे पढ़ पा रहे हैं कि p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और वेयर इज p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v की पावर गामा, वेयर गामा इज मोर देन 1, तो बेटा यहां चेंज ज्यादा आएगा प्रेशर से कि यहां चेंज ज्यादा आएगा प्रेशर से? सेकंड में ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ ज्यादा स्टीप होगा कि नहीं होगा? तो क्यों लंबी लंबी डेरिवेशंस करेंगे? हमें समझ में आ जाएगा कि एडियाबैटिक का ग्राफ जो होता है ज्यादा स्टीपर होता है, एडियाबैटिक का ग्राफ ज्यादा स्टीप होता है देन आइसोथर्मल। तो आपने देखा अगर ग्राफ ऐसा हो गया उसने आइसोबैरिक प्रोसेस बता दिया, अगर ग्राफ ऐसा हो गया उसने आइसोकोरिक प्रोसेस बता दिया, अगर ग्राफ ऐसा हो गया उसने आइसोथर्मल प्रोसेस बता दिया, अगर ग्राफ ऐसा हो गया उसने एडियाबैटिक प्रोसेस बता दिया। सेम पॉइंट से अगर ग्राफ शुरू हो रहा है, दो ग्राफ सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और दोनों कैसे है? हाइपरबोलिक हैं। एक का स्टीप कब है? एक की स्टीपनेस ज्यादा है, तो कम स्टीपनेस वाला क्या है? आइसोथर्मल। मोर स्टीपनेस वाला क्या है? एडियाबैटिक। सिंपल बात। तो क्या इन ग्राफ से हमें टाइप ऑफ प्रोसेस समझ में आते हैं? ठीक। जैसे एक और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं और तुमसे पूछता हूं, शायद अब तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक, मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक, इसको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे बाय नेम ऑफ कार्नोट साइकिल। क्या बोलेंगे? कार्नोट साइकिल है। तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कार्नोट साइकिल में क्या क्या चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही। वो कुछ ऐसा ग्राफ बना देंगे, देखो ठीक है, हमारे को ये बोल दिया ए, हमें बोल दिया ये बी, हमें बोल दिया सी, हमें बोल दिया ये डी। ठीक है, ये 4 प्रोसेस इसमें हो रहे हैं, 1 2 3 4, और मैंने यूं इसमें एरो भी लगा दिए हैं। अब मुझे ये बताना है कि कौन सा ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करेंगे, ठीक, फर्स्ट ग्राफ की बात करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फर्स्ट ग्राफ जो है ये कैसा चल रहा है हमारे पास? आइसोथर्मल टाइप है। ठीक, और यहां पे वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक क्या हुई है? इंक्रीज। तो अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस को बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलूंगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कह दूंगा। बोलो समझ में आया? अब बेटे अगर मेरे को सेकंड ग्राफ को देखना है, मैं सेकंड और फर्स्ट का कॉमन पॉइंट पकड़ता हूं। सेकंड और फर्स्ट का कॉमन पॉइंट, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, देखने के तरीके हजार हैं, फिजिक्स वाले अलग तरीके से बताएंगे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपका कॉमन पॉइंट ये था भाई, फर्स्ट ग्राफ और सेकंड यहां काट रहा है ना भाई, तो फर्स्ट ग्राफ यहां से यूं जाएगा, सेकंड यूं जाएगा, कौन सा ज्यादा स्टीप हुआ? सेकंड। और सेकंड अगर स्टीप हुआ तो कैसा हो गया? तो पता चलता है भाई सेकंड क्या होगा? एडियाबैटिक होगा।
एडियाबैटिक होगा तो बोलो पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी हो गई, बड़ी की कम हुई? इस साइड को वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने को क्या बोलते हैं? तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से चलते मेरे दोस्तों, यहां से चलते हैं थर्ड की तरफ। अब थर्ड यूं जा रहा है अगेन से, इट इज लाइक ए एंड बी, इजंट इट? लाइक ए एंड बी है ना। और सेकंड के कंपैरिजन में देखोगे, सेकंड का कॉमन पॉइंट 3 के साथ अगर देखोगे तो सेकंड वाला ज्यादा स्टीप है और थर्ड वाला लेस स्टीप है, तो थर्ड वाला फिर से क्या हो गया? आइसोथर्मल हो गया कि नहीं? तो थर्ड वाला हमारे पास फिर से क्या हो गया? आइसोथर्मल हो गया। पर अब की बार यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, इजंट इट? इस साइड को एरो लगा है ना, तो यहां से शुरू होकर यहां खत्म हुआ। बोलो कैसा प्रोसेस? कंप्रेशन। क्या हो रही है? कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्शन यानी कंप्रेशन। तो यहां पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गई। ठीक है जी। अब फटाफट से देखें इस फोर्थ ग्राफ को, फोर्थ को थर्ड से कंपेयर करना है। फोर्थ को यूं बढ़ाया मैंने और थर्ड को यूं। बोलो कौन ज्यादा स्टीप है? फोर्थ ज्यादा स्टीप है, चाहे वो फर्स्ट के कंपैरिजन में देख लो और चाहे वो थर्ड के कंपैरिजन में देख लो। थर्ड और फोर्थ का कॉमन पॉइंट ये है, उससे फोर्थ ग्राफ इज स्टीपर वेयर एज थर्ड इज लेस। चाहे फर्स्ट के कंपैरिजन में देख लेते तो फोर्थ इज एडियाबैटिक, फोर्थ ज्यादा स्टीप है, एडियाबैटिक है। लेकिन यहां से यहां तक जाते हुए वॉल्यूम में क्या हुआ? डिक्रीज। तो जो फोर्थ आया वो क्या आ गया? एडियाबैटिक आया। लेकिन क्या आई एडियाबैटिक? कंप्रेशन। तो बेटा जो आपको कार्नोट साइकिल है, हाँ जी बेटा बोलो क्या चाह रहे हैं? ओह एरो गलत बनाया है मैंने, साइकिल तो पूरा ऐसे रहना है ना, पूरा साइकिल बनाना है ना मुझे। ठीक, तो साइकिल तो ऐसे रहना, तो इस साइड को जाते हुए क्या होगी? कंप्रेशन होगी। हाँ अगर इस साइड को लगा होता तो डेफिनेटली क्या बोलते? एक्सपेंशन। तो बेटा हमारे पास ये 4 प्रोसेस हुए। कार्नोट साइकिल इन 4 स्टेप्स में चलता है। कार्नोट इंजन जो होता है 4 स्टेप में चलता है। पहले उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती होगी, ठीक है, उस इंजन में पहले एक्सपेंशन होती होगी। फिर उसमें क्या होती होगी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती होगी। फिर उसमें क्या होती होगी? आइसोथर्मल कंप्रेशन होती होगी। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होती होगी। तो एक ये जो आपका कार्नोट साइकिल कैसे चलता होगा? ऐसे चलता होगा, टक 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 टक, है ना? समझे? ऐसे पहले स्लोली आइसोथर्मल, टक 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 टक, फिर यहां के कड़क, एडियाबैटिक इज सडन, है ना? और फिर यूं टक 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 कड़क। समझे मेरी बात? ऐसे करके आपका इंजन वर्क करेगा, है ना? वो पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती रहेगी। जब पिस्टन ऊपर जाएगी क्रैंक शाफ्ट आगे जाएगा, गाड़ी का पहिया अगली साइड को जाएगा। जब वो पिस्टन पीछे नीचे आएगी क्रैंक शाफ्ट पीछे को आएगा और वो पहिया पीछे की तरफ को खींचेगा, यानी कि ऐसे गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगा। और जब ये ऐसा होगा, करकड़क करकड़क ऐसे करके होगा ना, उससे जो गाड़ी की आवाज आती, गड 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 ऐसे करके आती ना आवाज, वो गाड़ी की आवाज आएगी। समझ में आई? उसको बोलेंगे नॉकिंग। और नॉकिंग का जो एक एक साउंड है वो तब है जब साइकिल चेंज हो रहा है, जब वो आइसोथर्मल से एडियाबैटिक बन रहा है, एडियाबैटिक से आइसोथर्मल बन रहा है, तो आवाज आ रही है खड़क खड़क ऐसे करके आवाज आ रही है भाई, और उससे आपके इंजन की नॉकिंग चल रही है। समझ में आया? ये कार्नोट साइकिल आगे जाके पढ़ते तुम फिजिक्स में, ठीक? ऐसे बेटा ये इंडिकेटर डायग्राम कैसे, इसने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके दी है, ठीक? अब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में हमने एक फर्क तो देख लिया स्टीपनेस का लेके। मान लो बच्चे अगर ग्राफ ही एक दिया है, दूसरा दिया ही नहीं है, अब हमको एक ऐसा ग्राफ दे दिया, मान लो ऐसा ग्राफ दे दिया, इसका मतलब ऐसा ही होता है, इसका मतलब ऐसा ही होता है। हम इसके सिर्फ पॉइंट्स को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक? अब ग्राफ हमें ऐसा दे दिया, अब हमें क्या पता एडियाबैटिक है कि आइसोथर्मल है, क्योंकि एक ही ग्राफ है। यार कंपैरिजन में तो हम कर सकते थे, अगर कंपैरिजन होता तो हम कर सकते थे जी, हाँ जी ये 2 ग्राफ का कंपैरिजन था, हमने कॉमन पॉइंट पकड़ा, जो ज्यादा स्टीप था उसको क्या बोल दिया? एडियाबैटिक, जो कम स्टीप था उसको क्या बोल दिया? आइसोथर्मल। अब ग्राफ ही एक है तो कैसे कंपेयर करें एडियाबैटिक के आइसोथर्मल? अब कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, अगर यहां पे टेम्परेचर T1 है और यहां पे भी टेम्परेचर T1 रह जाता है, तो मतलब टेम्परेचर इज कैप्ट, तो कौन सा होगा? आइसोथर्मल।
और बेटा अगर यहां टेम्परेचर T1 था, यहां T2 हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया है। टेम्परेचर चेंज किसमें होता है? एडियाबैटिक में, क्योंकि एडियाबैटिक में वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एडियाबैटिक को आप बाहर से तो हीट देते नहीं हो। एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है कि हीट नहीं देंगे। हीट नहीं देंगे तो काम कैसे करेगा? अपनी एनर्जी यूज करेगा। अगर अपनी एनर्जी यूज करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या? टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होगा? एडियाबैटिक। तो अगर एक ही ग्राफ दिया हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे कि आइसोथर्मल की एडियाबैटिक? टेम्परेचर के चेंज से। अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो आइसोथर्मल, और अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो एडियाबैटिक। बोलो क्लियर? तो एक आपको ग्राफ दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने अपनी कॉपी पे उस हर एक चेंज को बताओ मेरे को कि कैसे कैसे होगा। ठीक, क्या आपको समझ में आया इंडिकेटर डायग्राम से? ठीक, मान लो मेरे पास एक इंडिकेटर डायग्राम आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ये याद रखना कि एक ग्राफ एक से ज्यादा तरह का प्रोसेस शो कर सकता है। एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, आइसोबारिक आइसोथर्मल, ऐसा भी हो सकता है, आइसोथर्मल आइसोकोरिक। भाई आइसोबारिक भी है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल भी है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जैसे बेटा हमने आइसोथर्मल कंडीशन का वर्क निकाला तो उसमें पी एक्सटर्नल कैसा था? कांस्टेंट। हम बोलते थे ना वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट था। प्रोसेस आइसोबारिक तो था ही, पर साथ ही साथ क्या था? आइसोथर्मल। तो एक प्रोसेस एट अ टाइम दो रूट्स के थ्रू चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने यही देखना है इसमें क्या क्या पॉसिबल है ना? तो मैं ग्राफ दे रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे। ये पॉइंट ए है, ए से मैं बी ऐसे चला हूंगा, ये ए से मैं बी चला, ये पीवी ग्राफ ही अभी। कौन सा ग्राफ है? पीवी। अब बी से मैं सी ऐसे चला हूंगा, ये बी से मैं सी गया, सी से मैं डी गया, डी में ऐसे आया होगा, डी से मैं ई गया और ई में इस तरह से आया होगा, ई से मैं एफ गया, एफ में ऐसे आया होगा, और एफ से बेटा मैं ए गया, मैं ऐसे आया होगा। ठीक है जी, ये एक साइकिल है मेरे पास, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ई, ई से एफ, और एफ से दोबारा वापस ए। मैंने कह दिया कि यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, यहां टेम्परेचर T2 है, यहां टेम्परेचर T2 है, और यहां टेम्परेचर T1 है। ठीक है, अब आपने मेरे को बताना है कि ए से बी जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक, फिर बी से सी जो प्रोसेस है उसको क्या लिखूं, फिर सी से डी कौन सी तरह का प्रोसेस हो रहा है, फिर डी से ई कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डी टू ई, और फिर ई से एफ क्या प्रोसेस चल रहा है, और फिर एफ से ए क्या प्रोसेस चल रहा है। ये सारे प्रोसेस आपने मेरे को बताने, आराम से सोचो, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करने का, क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं आएगा तुम्हें। नो, Carnot cycle is not, श्रेयांश, रिवर्सिबल। इट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज साइक्लिक। रिवर्सिबल और साइक्लिक में फर्क है। रिवर्सिबल फॉलोज द सेम पाथ, साइक्लिक फॉलोज डिफरेंट पाथ्स एंड रीचेस टू द इनिशियल कंडीशन। देखो रिवर्सिबल, बच्चे ने यहां लिखा कि सर कार्नोट साइकिल क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं बेटा, रिवर्सिबल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक और रिवर्सिबल में फर्क होता है। रिवर्सिबल में हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, जितना आगे उतना ही पीछे, जितना वो आगे जा रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन ही क्या है? इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। रिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं वेयर देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, बट सेम पाथ इज फॉलोड। बट व्हेन पाथ इज फॉलोड लाइक दिस, it is a whole cycle and we reaches to initial positions, no doubt, but it's not reversible, it is cyclic. ठीक, got it or not? चलिए शाबाश। श्रेयांश, got my point or not?
आराम से सोचो, आराम से करो। मैं बार बार कहता हूं ना, सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते। कर लिया बच्चों? चलो आपसे शुरू करते हैं। ए से बी जो है ये कौन सा प्रोसेस है? और भी कुछ है क्या? यस, ये हमारे पास जो ए से बी है, इसमें पहली बात टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है तो क्या है? आइसोथर्मल है। दूसरी बात, प्रेशर भी कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसो बारिक है। और क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन। तो ए से बी हमारे पास क्या हो गया? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एक्सपेंशन। गॉट इट और नॉट? यस। अर्शिया, ये जो बी टू सी है ये क्या है? हाँ जी, यस, एडियाबैटिक है, लेकिन और कोई कुछ नहीं है। एडियाबैटिक है और साथ में क्या है? एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक है और एक्सपेंशन है। बिल्कुल सही। नेहल, बेटा सी से डी क्या है? बोलो बोलो, सोचो सोचो आराम से। सी से डी क्या है? बोलो। हाँ जी बच्चे, आप बताओ। वाह यार। हाँ जी बेटे, बताओ मंथन। आइसोबारिक है ये? इट इज। अरे देखो ना यार, नहीं समझ में आप पूछ लिया करो ना। यहां हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या है? आइसोकोरिक है। दूसरी बात, दूसरी बात हमारे पास टेम्परेचर इज सेम। T2 T2, टेम्परेचर सेम तो क्या होगा? आइसोथर्मल। आइसोकोरिक भी है, आइसोथर्मल भी है। और जो भी आइसोकोरिक हो जाता है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन तो होगी नहीं। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो क्या इसमें एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होगी? इसको सिंपली क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर हो गया? यस। D2E क्या है भाई? D2E क्या है? बेले बैठे रहेंगे हम लोग। हाँ जी ब्रो, D2E क्या है? शाबाश। यहां से यहां जाते हुए टेम्परेचर क्या है? सेम। टेम्परेचर अगर सेम है तो क्या होगा? आइसो थर्मल। दूसरी बात, प्रेशर हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा? आइसोबारिक। क्या होगा? आइसोबारिक। और यहां से यहां वॉल्यूम क्या हुई है? कम हुई है, तो क्या होगा? कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? मिस्टर अरमान, E2F क्या है? यस, E2F है एडियाबैटिक, क्योंकि टेम्परेचर इज चेंज ना। तो एडियाबैटिक और क्या है? कंप्रेशन। एडियाबैटिक, कंप्रेशन। यस ब्रो। ये बताओ F2A क्या है? आइसोबॉरिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। आराम से सोच लिया कर। लास्ट बिटिया, नेहल से पीछे। यस, बोलो बेटे क्या है? या F2A क्या है? आइसोथर्मल और आइसो एक्सपेंशन है बेटा। वाह भाई। हाँ जी ब्रदर, क्या है ये? F से A। हाँ, और
अरे यार बताओ भैया। यस। अरे सिंपल, गधों वाला काम क्यों करते हो यार? अरे इतनी बार बता दिया, ये हमारे पास वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम है हमारे पास, तो वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक है। और टी वन क्या हो गया? आइसोथर्मल है। तो आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। और जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता, काय की एक्सपेंशन देख रहा है? तो जब आइसोकोरिक आइसोथर्मल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक में तो सिर्फ प्रोसेस होता है, ना एक्सपेंशन ना कंट्रैक्शन। आइसोकोरिक का मतलब क्या है यार? वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होगी क्या? तो पूरा साइकिल समझ में आया कैसे देखते हैं? नो, डू यू नो कि किस तरह से आप इस इंडिकेटर डायग्राम से प्रोसेस को समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कैसे हुआ है? कैन यू डू दिस नाउ? कोई दिक्कत इसमें? ओके। तो ये हमारे पास पीवी ग्राफ थे, इससे हम ये देख सके कि कौन सा प्रोसेस कैसा है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं हाउ टू पेन छोड़ दो यार, इसका ना पीडीएफ मंगवा लेना, ठीक? पेन छोड़ के समझ लो, ये दिमाग वाली चीजें भैया। ये तो फिजिक्स वाले लोग भी नहीं बताएंगे तुम्हारे को, यहां तो चलो बताएंगे सर, पर अदरवाइज 90% फिजिक्स वाले खा जाते हैं ये सब चीजें, ठीक? तो आप थोड़ा ध्यान दो। मेरी केमिस्ट्री में ना भी मैं करवाता ना तो भी चलता है ना, पर प्रॉब्लम यह है कि इसी साल आपके इसमें इंडिकेटर डायग्राम पे क्वेश्चन आया है यार, ठीक? सो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, हर चीज करके चलना होता है, ठीक? अब मैं तुम्हें खास चीज सिखा रहा हूं, कन्वर्टिंग, कि आम आदमी कर भी नहीं सकता है। कन्वर्टिंग पीवी ग्राफ इनटू वीटी और पीटी। आपके पास एक पीवी ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को आपने वीटी में चेंज करना है कि वीटी में वो कैसा दिखाई देगा। उस ग्राफ को आपने चेंज करना है किसमें? पीटी में, कि अगर ये ग्राफ प्रेशर टेम्परेचर में बनाओगे तो कैसा दिखाई देगा। ग्राफ सेम होगा, प्रोसेस सेम होंगे। जैसे मान लो एक पीवी ग्राफ हमें गिवन है, ठीक? दिस इज अ पी एंड वी ग्राफ, एंड ग्राफ इज लाइक दिस, ए टू बी, बी से सी, सी बैक टू ए। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है जी? अब इस ग्राफ को, मेरे को पीवी ग्राफ दे रखा है, एंड आई हैव टू चेंज इट इनटू अ ग्राफ इन विच यहां वी ले रहा हूं, यहां टी ले रहा हूं, और या फिर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं पी और टी में, कि अगर यही ग्राफ मैं वीटी बनाता, इसी के बराबर का ग्राफ, सेम ग्राफ, यहां कैसा दिखता और यहां कैसा दिखता। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे प्लीज। पहले इसको करने से पहले मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब समझ जाओगे तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक? देखो पहले मैं एक एक पॉइंट बताता हूं तुम्हें, उससे पहले मेरे को यह बताओ कि जो ए से बी में जा रहा हूं, ठीक, ए से बी, ये कौन सा प्रोसेस है? सभी को समझ में आता कौन सा प्रोसेस है? कौन सा है? आइसोबारिक। आइसोबारिक कंडीशन में कौन सा लॉ लगा करता है? आइसोबारिक में लगता है चार्ल्स लॉ। आइसोबारिक में क्या लगता है? चार्ल्स लॉ। तो जब भी आइसोबारिक होता है तो हम क्या करते हैं? अप्लाई क्या करते हैं? चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं। और चार्ल्स लॉ मैंने तुम्हें समझाया था क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। बोलो ऐसी बात बताई थी कि नहीं? तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर मैं चलता हूं B से C, तो फटाफट से बता दो इसमें B से C क्या चल रहा है भाई? कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है,
ठीक है जी। आइसोकोरिक कंडीशन में कौन सा लॉ लगता है? अमॉन्टन्स लॉ, तीसरा लॉ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसमें होता है अप्लाई अमॉन्टन्स या गे-लुसिक्स लॉ बोलते हैं ना जिसको, मैंने गे-लुसिक्स लॉ भी बताया था इसको। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आ जाओ अगला। अगला हमारे पास है कौन सा? सी से ए वापिस, सी से ए वापिस। ये कौन सा ग्राफ नजर आ रहा है तुम्हें? आइसोथर्मल। टेम्परेचर नहीं दिया तो हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। क्यों? पीवी ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। पीवी ग्राफ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर नहीं दिया है तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये तो कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। और पीवी ग्राफ किसके होते हैं? बॉयल्स लॉ के होते हैं। बॉयल्स लॉ किस कंडीशन में होता है? आइसोथर्मल में होता है। सर आपने पीछे आइडिया, उसमें तो टेम्परेचर मेंशन था ना बेटा। अगर टेम्परेचर मेंशन कर दो तो पीवी में हम पीवी रेज़ टू पावर गामा भी तो कर सकते हैं, है ना? तो यहां पे टेम्परेचर मेंशन नहीं, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे? आइसोथर्मल। तो ये हमारे पास हो गया आइसोथर्मल। ठीक, आइसोथर्मल है। ठीक है जी। और आइसोथर्मल कंडीशन में क्या लगता है? बॉयल्स लॉ। तो हम बोलेंगे अप्लाई बॉयल्स लॉ। ठीक, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। बिल्कुल पेन नहीं चलाना, समझ लेना, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी दोस्तों। ठीक, सबसे पहले हम यहां पे ऐसे VT कर्व बनाना चाह रहे हैं। हमने एक पॉइंट लिया A। कौन सा पॉइंट लिया? A से ये A पॉइंट है मेरे पास, दिस इज पॉइंट A। ठीक है जी। मैं थोड़ा यहां जैसे ले लेता हूं A पॉइंट। ठीक, वो मैं बता दूंगा तुम्हें बाद में यहीं क्यों लिया, पीछे क्यों नहीं लिया, वो क्लियर हो जाएगा अपने आप को। धीरे धीरे आपको बनाने आ जाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ये मैंने पॉइंट ए लिया। ठीक है जी। अब पॉइंट ए से जब हम बी जा रहे हैं तो हमारे पास क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है? डू वी हैव प्रेशर कांस्टेंट और नॉट? आइसोबारिक, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी V भी बढ़ेगा और T भी बढ़ेगा। ठीक, इसको थोड़ा ज्यादा उस साइड ले लिया कि उस साइड चला जाएगा ना ग्राफ। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूं क्योंकि ग्राफ थोड़ा उस साइड को चला जाएगा। अभी समझा दूंगा इसको कि कहां जैसे क्यों लेना होता है। यहीं से समझ के चलते हैं। यहां मेरे पास A से B जो है वो एक्सपेंशन हो रही, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ऊपर को बढ़ेगा, टेम्परेचर इधर को बढ़ेगा। वॉल्यूम ऊपर को बढ़ेगा, टेम्परेचर इधर को बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा इधर से शुरू करूंगा ताकि ग्राफ को इस साइड जा सके। समझ रहे मेरी बात? क्या बोला कि अगर हमारे पास यहां A से B जाते हुए वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज। और प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक। आइसोबारिक में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब वॉल्यूम किस साइड बढ़ना था बेटा? ऊपर वाली साइड। और टेम्परेचर किस साइड बढ़ना था? इस साइड वाली साइड। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजोल्यूशन या रिजल्टेंट कहां आता? यू आता कि नहीं आता? बोलो आता कि नहीं? बेटा वॉल्यूम ऊपर को बढ़ रहा है, ऊपर को बढ़ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर इधर को बढ़ रहा है, इधर को बढ़ रहा है कि नहीं? क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और यहां से हमारे पास वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम ऊपर, टेम्परेचर इधर, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो ए से बी हमारा ग्राफ क्या ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, ए से बी ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? फटाफट बोलो। यस, ओके।
अब आ जाओ बी से सी। बी से सी हमारे पास आइसोकोरिक, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी ग्राफ ऐसा होगा, होगा कि नहीं? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब है क्या हमारे पास, अगर हम बी से सी देखते हैं, वॉल्यूम कम लेकिन प्रेशर भी कम हो रहा है। वॉल्यूम कम और वॉल्यूम सेम रह रहा है, लेकिन प्रेशर बी से सी क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं? तो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर किस साइड कम हो रहा है? इस साइड को कम हो रहा है कि नहीं? टेम्परेचर इस साइड को कम हो रहा है कि नहीं? और ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो क्या मैं इस ग्राफ को ऐसा बनाऊंगा? क्या मैं इस ग्राफ को ऐसा बनाऊंगा? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आइसोकोरिक, यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट जैसा कि यहां पे था। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर कम होने से टेम्परेचर भी कम होगा। यहां से यहां प्रेशर डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज करना चाहिए। टेम्परेचर किससे डिक्रीज हुआ? इस साइड। बोलो क्लियर? अब आ जाओ सी से ए। सी से ए क्या था? आइसोथर्मल, है ना जी? सी से ए कैसा था? आइसोथर्मल। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कहां को कांस्टेंट है? यू। यू स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं? स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। पर दूसरी बात, यहां से यहां वॉल्यूम कम हो रहा है, यहां से यहां वॉल्यूम कम। बेटे वॉल्यूम अगर कम हुआ, ठीक, इधर से इधर जाते हो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। वॉल्यूम किस साइड कम हो रहा है भाई? नीचे की साइड को। और टेम्परेचर कैसा रखना है? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम नीचे की साइड को हुआ कम। तो क्या ये साइकिल कंप्लीट हो गया? ये और ये कर्व क्या ये दोनों सेम है? सेम प्रोसेसेस बता रहे हैं? क्लियर हुआ? जिसको नहीं हुआ वो प्लीज यहां पे ध्यान देना, नहीं आए 50 बार पूछ लें, ठीक? पीटी ग्राफ। अब अपने को पी और टी का चेंज देखना है। किसका देखना है? पीटी का। हम इस ग्राफ को इस ग्राफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट ए है, ठीक, और ए से बी वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इस साइड को बढ़ेगा ना भाई। तो मैं पॉइंट थोड़ा इधर जैसे ले लूं ना, कि मैं इसको इस साइड बढ़ा सकूं टेम्परेचर को। समझ रहे मेरी बात? अरे यार यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इस साइड बढ़ना चाहिए ना। तो मैं ए पॉइंट को कुछ इधर जैसा ले लूंगा, ठीक। अब अगली बात, अब हमारे को पता है यहां से यहां वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर तो यूं कांस्टेंट होगा। ये प्रेशर जो है यूं करके प्रेशर इस पे है ना भाई। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर मैं ऐसी लाइन लगाऊं, ऐसी लाइन लगाऊं, प्रेशर कांस्टेंट होगा कि नहीं? अब ओके, लेकिन जैसे वॉल्यूम आपका बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। टेम्परेचर किस साइड बढ़ रहा है? इस साइड बढ़ रहा है। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो क्या ये ग्राफ यूं बना? क्या ये ग्राफ यूं बना? सो ए से बी यहां पे आ गए हम लोग। बोलो क्लियर और नॉट? अब आ जाओ बी से सी। बी से सी में आइसोकोरिक, वॉल्यूम शुड बी केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बी से सी बेटे प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। प्रेशर ऐसे कम होना है, टेम्परेचर ऐसे कम होना है कि नहीं? प्रेशर इस ग्राफ में ये डाउनवर्ड जाते हुए कम होना है, और टेम्परेचर इस साइड को जाते हुए कम होना है ना भाई? तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यू होगा कि नहीं होगा? तो इसका रिजल्टेंट कहां को आ जाएगा? यू आएगा कि नहीं आएगा भाई? क्या ये सी बना कि नहीं बना? अरे क्लियर हुआ? तीसरी बात, यहां पे क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर, ठीक। ये कौन सा है? सी से आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। ये स्ट्रेट ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट ग्राफ होना चाहिए कि नहीं? पर यहां पे ये जरूर है कि यहां से यहां वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज। बेटा वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर
इंक्रीज, प्रेशर कहां को इंक्रीज होगा, अपवर्ड्स, और टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, और एरो ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या ये पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, पीवी ग्राफ, तीनों ग्राफ एक जैसे हैं कि नहीं है? एक ही ग्राफ को तीनों में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? क्या सोच के किया तुमने, कौन सा लॉ लगा रहे हो? ठीक, अगर हमारे पास आइसोबारिक हो तो क्या लगाना है, चार्ल्स लॉ। अगर हमारे पास आइसोकोरिक हो तो क्या लगाना है, अमॉन्टन्स लॉ। और अगर हमारे पास आइसोथर्मल हो तो क्या लगाना है, बोलो क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आई? हेलो हेलो, तो एक ग्राफ घर के लिए दूं, करोगे? घर पे एक दो ग्राफ ट्राई कर लेना, ठीक है ना, क्या पता आ ही जाए, है ना। मैं तुम्हें पीवी ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है जी। ए बी सी, ये ग्राफ है मेरे पास। ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। घर पे इसको ट्राई करना, कन्वर्ट करना किसमें, वीटी में और पीटी में, ठीक है। वैसे ग्राफ थोड़ा पीवी, एक ग्राफ ये दे रहा हूं, ए बी सी, आपने इसको भी कन्वर्ट करना है, ठीक। आराम से तसल्ली से बैठ के करना है इसको, और फिर उसके बाद मेरे को भेज देना है व्हाट्सएप पे। समझ में आई बात? कर लोगे बेटा इसको? इसकी सेल्फी खींचनी, मेरे को भेज देना है ना जी, ठीक। हाँ, इसकी सेल्फी खींचना ना, आगे रख के ऐसे खींचने का, ठीक। सो एनी हाउ, उम्मीद करता हूं ये पीवी ग्राफ वीटी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वीटी पीटी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये क्लियर हो गया होगा। या पीवी ग्राफ में इंडिकेटर डायग्राम क्या क्या कहां कहां शो करते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम करेंगे वर्क डन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ्स। इंडिकेटर डायग्राम से वर्क कैसे निकालते हैं, ठीक। वर्क डन बाय इंडिकेटर डायग्राम्स, वर्क डन बाय इंडिकेटर डायग्राम्स। देखो बच्चे, इंडिकेटर डायग्राम से वर्क हम कैसे निकालते हैं, देखो तरीका तो अलग अलग होता है कि अलग अलग लाइन का वर्क निकालो और उसको एड ऑन कर दो। जैसे ए से बी का वर्क निकाला, फिर बी से सी का वर्क निकाला, सी से ए का वर्क निकाला, एड ऑन कर दिया। इतना कौन करेगा जिंदगी में यार। आप सिंपली वर्क डन बाय इंडिकेटर डायग्राम से क्या करेंगे, सीधे निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लेंगे दोस्तों, उससे आपको क्या होगा, वर्क डन मिल जाएगा, ठीक। और दूसरी बात समझ लेना, अगर हमारे एरो क्लॉकवाइज होते हैं, कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज, तो हम वर्क डन बाय द सिस्टम मानेंगे, माइनस लगा देंगे अपने आप। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और अगर हमारे जो साइकिल हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ऐसे केस में प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। याद रखना फिजिक्स में उल्टा होगा, ठीक, ऑन द सिस्टम, फिजिक्स में उल्टा हो जाएगा। फिजिक्स में सर क्लॉकवाइज को क्या लगवा देंगे, प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लगवा देंगे, माइनस। फिर ये मत बोलना कि अश्विनी सर ने गलत कराया या सिद्धार्थ सर ने गलत करवाया, दोनों अलग अलग पढ़ाएंगे। समझ में आई? क्यों, फिजिक्स ने रोना है वॉल्यूम को और हमने रोना है एनर्जी को, दोनों का रोना अलग है, इसलिए दोनों का काम अलग है।
समझ में आई? तो बेटा ये दो चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो 2 मिनट के अंदर वर्क इंडिकेटर डायग्राम से बाहर आ जाएगा। जैसे पहला इंडिकेटर डायग्राम हमारे को दिया है और उसका वर्क निकालने को बोला है। ये इंडिकेटर डायग्राम दिया है, यहां P यहां V, ठीक, और हमें ये एक साइकिल दे दिया है, ठीक। बेटे हमें बोला है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर है वो 5 एटमॉस्फेयर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम है वो 50 लीटर है, ठीक। अब हमसे बोला है कि भैया वर्क डन निकालो इस साइकिल का। क्या बोला है? वर्क डन निकालो इस साइकिल का। इट इज अ ट्राइंगल, और मैंने बोला वर्क डन कैसे निकालना है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसका वर्क, सबसे पहली बात आप ये एरोज देखोगे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज के लिए क्या साइन लगाते हो? माइनस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। बट इधर ध्यान दो, यहां एटमॉस्फेयर में या लीटर में, तो वर्क निकलेगा लीटर एटमॉस्फेयर में। वर्क किसमें निकलेगा? लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन वर्क का यूनिट क्या लेते हैं? SI, जूल। जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस बीमारी को 101.325 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, है ना, ताकि किसमें आ जाए? जूल्स में। अगर लीटर एटमॉस्फेयर में दिया रहता तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, पर अगर जूल में दिया तो मल्टीप्लाई करना होगा ना भाई। तो अब वर्क कैसे निकला भाई हमारे को? बोले यहां पे माइनस हाफ, बोलो बेस कितना आया? 50 माइनस 10, ठीक है जी, दैट इज 40। और हाइट कितनी आई? 5 माइनस 2। तो बेटा ये आ गया W इज इक्वल टू और इंटू 101.325। तो बेटा जी हाफ इंटू 40 इंटू 3 इंटू 101.325, ऐसे जूल्स में वर्क आ जाएगा। बोलो समझ में आया पहला क्वेश्चन? कोई दिक्कत है इसमें? इजी है ना? ओके, अगला देखो भैया। अगला दे दिया ग्राफ, हम PV ले रहे हैं अभी सारे, पर वहां ध्यान देना, वहां VT भी हो सकता है ना? वहां क्या हो सकता है? VT। VT हो तो VT से मन निकालना है, इसे पहले VT को किसमें कन्वर्ट करना? PV में, ठीक है ना, फिर निकालने का, ठीक। अब ये हमारे को दिया है जो इसका साइकिल है, ये A, ये B, C, D, ठीक है जी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें बोला 2 एटमॉस्फेयर, और यहां पे बोल दिया 6 एटमॉस्फेयर, यहां बोल दिया 10 लीटर, यहां फिर से बोल दिया 50 लीटर, ठीक है जी। और वर्क ऑफ दिस ग्राफ पूछा है, इज इट अ रेक्टेंगल? इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो कैसे निकालेंगे भाई हम लोग? सो वर्क डन प्लस की माइनस? माइनस, ठीक। और आगे क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, बोलो समझ आ गया? अब वर्क डन इज माइनस, लेंथ कितनी है? 50 माइनस 10, ठीक। और ब्रेड्थ कितनी है भैया? 6 माइनस 2 इंटू 101.25, ये जूल्स में आ गया वर्क। बोलो समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? ओके, दिक्कतें देना मेरा काम है भाई, है ना। अभी दिक्कतें दे दूंगा तो आगे नहीं आएंगी, अभी नहीं दूंगा तो आगे बहुत आएगी, ठीक। ये प्रेशर है, और ये वॉल्यूम है, और ये ग्राफ है।
ठीक है जी, हमें ये बोला है यहां 10, यहां 30 बार है, यहां 10 बार है। सुनते जाना, यहां हमारे पास 10 लीटर है, यहां 30 लीटर है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि आप वर्क निकाल दो। ठीक, अब सबसे पहले डिसाइड करो ये है क्या। आर यू श्योर इट इज सर्कल? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना चेंज आ रहा है? 20। यहां से यहां कितना चेंज आ रहा है? तो दोनों डायमीटर सेम है ना, तो सर्कल है। और सर्कल जो है उसका एरिया कैसे निकालते हैं? उसका एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहां वर्क डन साइन कैसे दिए हैं? क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा? माइनस। ठीक है जी, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखो, यहां बार लीटर है, अगर एटमॉस्फेयर लीटर होता है तो मल्टीप्लाई करते 101.325। बार लीटर हो तो कितने से करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये गलती नहीं करना भी, सर ने 101.325 से मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक, हमने अगर एटमॉस्फेयर लीटर हो तो 101.325 से मल्टीप्लाई किया, पर अगर बार लीटर है तो कितने से? 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लो इसमें मीटर क्यूब और पास्कल दिया होता तो मल्टीप्लाई नहीं करते भाई, वो ऐसा ही यूनिट्स होती और सीधे आंसर किस में आ जाता? जूल्स में। तो बेटा ऐसा नहीं कि हर जगह ही मल्टीप्लाई होना है, दिमाग से सोच के काम करना है। ठीक, अब इसका आर कितना आएगा भाई? डायमीटर 20 का आ रहा है, तो 10 का आएगा कि नहीं? माइनस पाई 10 का होल स्क्वायर इंटू 100 जूल। ये वर्क आ गया इसका। बोलो क्लियर? समझ तो यार, समझ आ रहा है कि नहीं? आगे चलो, ये P है, ये V है, ठीक है, यहां 10 पास्कल्स है। ठीक है जी, यहां मान लो 100 पास्कल है। ठीक है जी, यहां 10 मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा लिख रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए है भाई। ये मत समझ 10 मीटर क्यूब बहुत ज्यादा होता भैया, है ना। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। थोड़ा समझ लेना बात को यार, है ना, तो इसको थोड़ा समझ लेना, सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं सर। ठीक, यहां 50 सेंटीमीटर क्यूब है, 50 मीटर क्यूब, नॉट सेंटीमीटर थोड़ी होएगा, मीटर क्यूब। ठीक है जी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, सिंटेक्स की टैंकियां लगेंगी बड़ी बड़ी वाली, है ना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, तो 1 मीटर क्यूब से एक सिंटेक्स की टैंकी। यहां 50 मीटर क्यूब है, आप समझ रहे हैं, पंचकुला के बराबर की टैंकी। मतलब जस्ट एक समझाने के लिए है यार, है ना, ताकि आपको ना मतलब वो यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ ना रहे। अब बोलो ये क्या है? सर्कल है? लड्डू है, ये सर्कल नहीं है। यहां से यहां हमारा जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 40, और यहां से यहां, तो बेटा दिस इज एलिप्स, दिस इज एलिप्स, ओवल बोलते हैं। ठीक, बना के तुम्हें ऐसा दिखाया जानबूझ के कि तुम लल्लू बन जाओ और सर्कल का फॉर्मूला लगा दो, पर तुम मेरे बच्चे हैं, पहले से लल्लू है ना, तो मैं तुम्हें इंटेलिजेंट बना रहा हूं भाई। ठीक, तो थोड़ा समझ लेना, यहां से देखने से समझ लग रहा है सर्कल है, पर सर्कल नहीं है, क्या है? ओवल है या एलिप्स है। एलिप्स के केस में वर्क डन, अब बताओ भाई, माइनस की प्लस, अब देखो साइन भी उल्टे हैं,
तो इसलिए कि तुमसे गलती ना हो, मैं तरह तरह की चीजें तुम्हें बताता रहता हूं। यूनिट चेंज कर दिए, एरोस चेंज कर दिए, शेप्स चेंज कर दी, ताकि तुम किसी भी तरह की गलती ना करें। ठीक, तो यहां पे ये तो आ गया प्लस। उसके बाद बेटा जब एलिप्स होता है ना, तो हम बोलते हैं माइनर रेडियस इनटू मेजर रेडियस। क्या बोलते हैं? माइनर रेडियस इनटू मेजर रेडियस, मेजर रेडियस इनटू पाई, पाई इंटू मेजर रेडियस इंटू माइनर रेडियस। ये एलिप्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी। तो W इज इक्वल टू प्लस पाई माइनर रेडियस, यानी छोटे वाले डायमीटर का रेडियस। 40 का आधा कितना? 20। ये डायमीटर है ना 40, तो ये आया 20 इंटू मेजर कितना आया? 80, है ना। यहां से यहां कितना? 90, 90 का आधा 45। क्या इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, ये अपने आप जूल में। इसीलिए तो मैंने रिस्क लिया था 10 मीटर क्यूब से 50 मीटर क्यूब, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आई? ऐसे ही बढ़ा दिया यार अपन ने, सिर्फ समझाने के लिए है ये, कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करना है। मैं तो थॉट दे सकता हूं तुम्हें, और मैं इसलिए अलग अलग यूनिट्स ले रहा हूं ताकि तुम्हें ये ध्यान रहे कि यूनिट भी देखना है। सबसे पहले क्या देखने हैं? एरोज, कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, उससे प्लस माइनस लगेगा। उसके बाद देखना है यूनिट्स, कि हमें 101.325 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, या हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर उसके बाद शेप पे जाना, ठीक, फिर शेप खोजना, और फिर एरिया अंडर द ग्राफ निकालना। हाँ जी भाई साहब। तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दे। वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी टेकन इन लीटर। ठीक, अगर आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दे भाई, क्या दिक्कत है? अरे पहले उसको आप किसी एक यूनिट में तो कन्वर्ट करोगे ना। अगर आपके सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को पहले आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। आपको पता 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, तो जितने होंगे वो कितने लीटर के बराबर होगा वो पुट करो यहां पर, और फिर अगर लीटर एटमॉस्फेयर आता तो 101.325 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगला ग्राफ देखेंगे, ये पीवी ग्राफ है, और मुझे दिया ज्यादा ही बड़ा हो गया यार, इससे मिटता भी तो था। ठीक है जी। अब हमें यहां से यहां तक दिया है, यहां दिया है 3 बार, यहां दिया है 6 बार। ठीक है जी। यहां दिया है 10 लीटर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली है 20 लीटर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली है 60 लीटर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली है 80 लीटर। ठीक है जी। और ये मेरे पास साइकिल है। अभी बोला इस साइकिल का वर्क निकाल डालो। कैसे निकालोगे? इज इट अ ट्रेपेजियम? लड्डू है तुम। ट्रेपेजियम तब होता है अगर ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो। इट इज नॉट अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कब होता है? जब इसकी एंगल्स बराबर हो, साइड्स बराबर हो। इट्स नॉट अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम स्टेप्स में तोड़ेंगे। स्टेप्स में कैसे तोड़ेंगे? इधर ध्यान देना हुए। ए, मान लो इसको लिख दिया ए, बी,
सी डी ई एफ। तो इसका जब हम वर्क निकालेंगे तो इसका वर्क हम निकालेंगे माइनस, माइनस तो है, माइनस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, बी सी ई ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इन तीनों का अलग अलग निकाल के ऐड ऑन कर देंगे। समझ में आई बात? और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 103 to 5 से, टू कन्वर्ट इट इनटू दी जूल। अच्छा बार में है, बार में है तो कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं। तो हम इधर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है बेटा, ऐसा ना शेप देख के पहले ध्यान से सोचना है ना, रफली नहीं ले लेना है। ट्रिपेजियम है, ये सर्कल है बेटा, वो सर्कल की प्रॉपर्टीज या ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टीज को मान के चलना चाहिए। ठीक, अदरवाइज उसको स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखने में हेक्सागन है पर रेगुलर हेक्सागन नहीं है, कर पाओगे क्या? अगर रेगुलर हेक्सागन होगा सारी साइड्स बराबर होंगी, बट अगर सारी साइड बराबर ना हो तो क्या हेक्सागन का एरिया लगा लोगे यार? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स का एरिया जोड़ना पड़ेगा। समझ में आई? फिर आपको ट्राइंगल्स का एरिया जोड़ना पड़ेगा, या फिर दो ट्रेपेजियम में एक रेक्टेंगल, जिस तरह से भी आप उसको सोच सकते हैं। अब बोलो इंडिकेटर डायग्राम से वर्क निकाल लोगे? हर तरह की शेप बता दी तुम्हारे को यार। मान लो कल को मैं ऐसा बोल देता, ग्राफ ऐसा बनाता, ये P है, ये V है, एंड ग्राफ इज लाइक दिस, बोला A B C D। अब इसका ग्राफ तुमने निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब बोलो कौन सी शेप है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां क्या बना लो, ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल, दोनों को करो ऐड, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां पे ग्राफ ऐसा भी हुआ ना, ऐसा भी, तो भी टेंशन नहीं है। मैंने आपको बताया इस ग्राफ को एक्चुअली लिखते ऐसे हैं हम लोग, है ना जी? समझ में आई? कोई मुश्किल, एनी डाउट्स? तो इंडिकेटर डायग्राम को लेकर के क्या वर्क निकाल लेंगे आप? वर्क का कोई ऐसा वर्क बता दो जो आपने नहीं वर्क किया। आपको एक क्वेश्चन देते हैं अपन लोग, ठीक? आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपकी बुद्धि चेक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? वैसे मैं जानता हूं तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, इतने ज्यादा जितना तो सुकरात भी नहीं था, ठीक? अब पूछ रहे सुकरात कौन? ठीक, ये मेरे पास 3 ग्राफ है, इसको मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया है। बोला है इस ग्राफ का वर्क W1 है, इस ग्राफ का वर्क W2 है, इस ग्राफ का वर्क W3 है। और मैंने तुमसे पूछा W1 बड़ा होगा, W2 बड़ा होगा कि W3 बड़ा होगा? सिर्फ आंसर नहीं देना, लॉजिक देना मुझे, ठीक? W1 बड़ा होगा, W2 बड़ा होगा, W3 बड़ा होगा, या तीनों बराबर होंगे? ठीक, यानी आपको बोला है व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट? ठीक, ए W1 is less than W2 is less than W3. B W1 is greater than W2 is greater than W3. C W1 is equal to W2 is equal to W3. D cannot be predicted, cannot be predicted. हाँ जी ब्रदर,
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आप ही को बोल रहा हूँ, आपको ब्लैक टी शर्ट। सी, सी यानी बराबर है। कैसे बोल रहे हो बेटा बराबर है? उसका टेंजेंट बनाएंगे। हाँ जी, तो अच्छा जी, ओके बैठ जाओ। हाँ जी ब्रदर। ऑप्शन आएगा क्योंकि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फंक्शन। ये साइंटिस्ट है भाई। हाँ जी भाई, सी ऑप्शन। रीजन दो, ऐसे नहीं बोलने का। बोलो सर सारे सी बोल रहे, इससे बड़ा रीजन और क्या हो सकता है? एक बंदा गलत उसका दो से तीन थोड़ी हो जाएगी। पार्ट डिपेंडेंट होता है। तो फिर पार्ट डिपेंडेंट होता है। हाँ जी बिटिया रानी, अर्शिया के साथ वाली बच्ची, बोलो बोलो क्या आंसर आएगा सर? जल्दी क्विकली, टाइम मत वेस्ट करो, टाइम बहुत प्रीशियस। हाँ जी पीछे वाला बच्चा, सॉरी शोर नहीं है तो, शोर तो यहाँ कौन शोर है यार? यहाँ सभी अनशोर है पुत्र, इलेक्ट्रॉनिक नहीं पता है कि नहीं है। इधर केमिस्ट्री अनशोर है, ठीक, और तू इतनी सी इंश्योरिटी की बात कर रही है यार। हाँ जी ब्रदर, बी, लॉजिक बताना जरा बी का। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है बच्चा, हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना था। तो गधो, पाथ फंक्शन होता है वर्क, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होने के बावजूद भी वर्क अलग अलग होता है। अगर मैंने फर्स्ट का एरिया अंडर द ग्राफ देखा होता तो लड्डू लोगो ये ऐसा होता, यहां से यहां तक ये एरिया अंडर द ग्राफ होता। भाई तो टेंजेंट की बात कर रहा था, इसके साथ क्या चिपक जाना था टेंजेंट? ठीक, अगर मैं इसकी बात करता सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले का एरिया अंडर द ग्राफ ये होता, थर्ड वाले का एरिया अंडर द ग्राफ और ही कुछ होता, ये वाला, ये एरिया अंडर द ग्राफ होता। तो एरिया अंडर द ग्राफ किस में ज्यादा है? W1 में। तो एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा तो वर्क ज्यादा। ऑब्वियसली आप इसका वर्क निकाल रहे हैं, पूरा साइकिल इसके नीचे हमने पूरा बना के नहीं दिया, हमने तो सिर्फ एक लाइन दी है, ठीक है? तो इसलिए आंसर क्या आएगा? W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। हाँ जी ब्रदर क्या पूछना चाह रहे हो? अरे लाइन कंसीडर करेगा तो क्या इसके ओवरलैप कर जाएगी? ऐसे नहीं, इसका बोला है, टेंजेंट नहीं बोला है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ा है मैंने। समझ में आई? क्लियर? जब आपको तीन अलग अलग ग्राफ दिए ना तो उसका टेंजेंट नहीं निकाल रहे हम, वो एक ग्राफ को मैंने बोला ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो एक ही ग्राफ को बोला है। जब आपको तीन डिफरेंट ग्राफ, तीन डिफरेंट वर्क दिए, अगर एक ही लाइन देनी थी तो तीन डिफरेंट वर्क क्यों देने थे मैंने? ऐसा नहीं है, ठीक? ये एरिया अंडर द ग्राफ का क्वेश्चन है भाई, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब एक और देखो जरा, मान लो जी ये है। हाँ जी अरमान जी क्या पूछना चाह रहे हो? स्ट्रेट लाइन को, हाँ, एरिया अंडर द ग्राफ डिफरेंट ही आता है बेटा, ठीक? आपको सिद्धार्थ सर इसको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, छोटे छोटे पोर्शन लेकर के। इसमें हम छोटे छोटे पोर्शन लेते हैं, वो मैं अभी इतना लंबा जाना ही नहीं चाहता हूं, ठीक है ना? एक्चुअली कभी भी ऐसा होता है ना ग्राफ, तो बेटे उसमें ऐसे करके ये बार सा बनाते हैं, ठीक? फिर उसमें से निकालते हैं हम लोग। समझ में आई बात? क्लियर? छोटे छोटे पोर्शन लेकर के निकालते हैं, बट उस वजह से मैं बोलता हूं इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ऐसे बना दिया जाता है, ठीक? बट चलो आप उसको अभी मत सोचो, उसका कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है? एरिया अंडर द ग्राफ जिसका ज्यादा होगा उसका ग्राफ कर्व ज्यादा होगा। वो तो एक लाइन को लिखने के दो तरीके हैं सिर्फ। समझ में आई? अब देखो बच्चे, ये P है, ये V है,
अब ये दो चीजें हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास इस सर्कल में W1 है, इस सर्कल का वर्क W2 है। मुझे बोला इस टोटल प्रोसेस में वर्क बताओ, इस टोटल प्रोसेस में वर्क बताओ। सोच सकते हो क्या? हाँ जी बेटा बोलो। नहीं बेटा, दोनों का टोटल वर्क बोला है, ये नहीं पूछा है मैंने कि कौन ज्यादा कौन कम। वो तो दिख ही रहा है, बड़े सर्कल का वर्क ज्यादा, छोटे सर्कल का वर्क कम, वो तो दिख ही रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये ऐसा कुछ दे दिया और टोटल वर्क ऑफ दिस होल प्रोसेस, वो तुमसे पूछा है। हाँ जी, हाँ, उनके साइंस के साथ उनको ऐड कर देंगे। मतलब कहने का ये है, ये आपके पास वर्क डन कैसा है, माइनस। तो अगर इसमें मैं नेट वर्क बोलता हूं, वर्क नेट, ठीक, तो पहले वाला साइन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो -W1 होगा और प्लस यहां पे साइन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, प्लस W2 होगा। इनका रिजल्टेंट हमें नेटवर्क देगा। आगे बात समझ, बात सही है आपकी कि टोटल वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला ज्यादा है और पॉजिटिव वाला कम है। पर आपस में इस सर्कल का वर्क और ये सर्कल का वर्क एक्चुअली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट है। अगर दोनों के साइन सेम होते तो आपस में क्या हो जाता, ऐड हो जाता। बोलो समझ में आई मेरी बात? बेटे दुनिया में कोई मर्जी शेप ले लो, सब चीजों का बता दिया तुम्हारे को मैंने, ईच एंड एवरीथिंग बता दी। इसके बाद तो इंडिकेटर डायग्राम भी नहीं रहे बेचारे, ठीक। तो उम्मीद करता हूं वर्क आपको समझ में आ गया होगा और वर्क की एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज क्लियर हुई होगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पता चल गया कि नहीं चल गया? आगे चले अपन, ओके डन। ये था एरिया अंडर द ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया, या हमने इंडिकेटर डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक। अब चलते प्यारे बच्चों आगे। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी में तुम्हें पहले करवा चुका हूं, आई थिंक सो। करवाई इंटरनल एनर्जी मैंने? क्या उसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह समझा दिया? अच्छा चलो, तो अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या हैं, किस तरह के हैं। वर्क हमने कंप्लीट कर लिया, हीट कंप्लीट कर दिया, बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले कंप्लीट कर दी थी, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और इंटरनल एनर्जी को आप कैसे निकालते हैं, ठीक। इंटरनल एनर्जी की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, वो सारी चीजें आप क्लियर करेंगे यहां पर। मैं इंटरनल एनर्जी क्या है, पहली बात बेटा, इंटरनल एनर्जी इज टोटल सम ऑफ एनर्जी, टोटल सम ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितनी टोटल एनर्जीज का सम है, वो सारी एनर्जीज को अगर हम ऐड ऑन कर दें तो उसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। हम इंटरनल एनर्जी को यू से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, ठीक। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस ब्ला 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 एनर्जी। जितनी भी एनर्जी हमारे अंदर हो सकती है, ट्रांसलेशनल है ना, वाइब्रेशनल, जितनी भी तरह की एनर्जी हमारे अंदर है, वो सबको ऐड कर दो तो टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी बॉडी की। अब बेटा क्योंकि ये बॉडी की सारी एनर्जीज को ऐड कर देने की बात करते हैं, तो इसको हम इंट्रिंसिक एनर्जी का नाम भी देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक एनर्जी। पुराने समय में इसको कैपिटल ई लिखा जाता था, आज की टर्म्स में इसको यू लिख दिया जाता है, क्योंकि कैपिटल ई इज द सिंबल फॉर एनर्जी एंड इट इज अ एनर्जी ऑफ स्पेशल काइंड। वो आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक। अब इसमें
हमारे पास इंटरनल एनर्जी में एनर्जी अराइजिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, एनर्जी अराइजिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल इज नॉट टेकन। ठीक, ये पहले भी बताया है मैंने। ठीक है जी, क्यों नहीं देते? क्योंकि इनहेरेंट एनर्जी नहीं होती बॉडी की। अगली बात, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, नेवर बी कैलकुलेटेड। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्योंकि बेटा इंटरनल एनर्जी सम ऑफ नंबर ऑफ एनर्जीज, सम ऑफ देम वी कैन नॉट इवन मेजर। इनमें से कई ऐसी एनर्जीज हैं जो मैं मेजर ही नहीं कर सकता हूं। जब मैं मेजर ही नहीं कर सकता हूं तो क्या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाऊंगा? मैं नहीं निकाल पाता। तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। वी कैन ओनली मेजर, वी कैन ओनली मेजर, only measure change in internal energy, change in internal energy। हम सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा यू, दैट इज U2 माइनस U1। बट ना हम U2 या U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख सकते हो, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, ना हम फाइनल निकाल सकते, ना हम इनिशियल निकाल सकते हैं। तो निकालें कैसे डेल्टा यू को? बेटा डेल्टा यू को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। हम बेटा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसमें हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज को। कैसे? बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमारे पास इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लीज देखिएगा। ठीक, ये बाहर एक वुडन सी जैकेट होती है बेटा, विच इज एन इंसुलेटेड जैकेट। कैसी है? इंसुलेटेड जैकेट, वुडन जैकेट हो गई। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टील का वेसल लिया करते बेटा। इस स्टील वेसल को ही हम बॉम्ब बोलते हैं, इस स्टील वेसल को ही हम लोग बॉम्ब बोलते हैं। स्टील कंडक्टिंग होता है बेटा, ध्यान रखना। इस बॉम्ब में यहां से ओपनिंग होती है ऑक्सीजन के इनलेट की, क्योंकि प्यारे बच्चों बिना इनलेट के, ऑक्सीजन का इनलेट अगर नहीं होगा, ठीक, तो कोई भी चीज जलेगी नहीं। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलती नहीं है बेटा, समझ में आई? तो यहां ऑक्सीजन के लिए इनलेट है, ऑक्सीजन यहां से अंदर जाएगी। इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। ये पहला इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, और इन इलेक्ट्रोड को हम एक कंडक्टिंग वायर से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं, जहां से करंट को पास करवाया जाए। यहां पर हम एक छोटा सा फिलामेंट लगा देते हैं बेटा। ठीक, यहां पे हम एक छोटा सा क्या लगा देंगे? फिलामेंट। फिलामेंट समझते हैं, जैसे बल्ब में होता है ना फिलामेंट, ऐसे छोटा सा फिलामेंट लगा देते हैं ताकि जब हम इसमें करंट पास करें फिलामेंट जले। इसके साथ एक छोटा सा कप लगाया जाता है। जिस भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी चेंज हमने मेजर करना होता है, उस सब्सटेंस को हम यहां पे रख देते हैं। ठीक, समझ में आई बात? जिस भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है, उसको मैंने इस कप के अंदर रख दिया है। अब मैंने करंट को पास ऑन किया है। अब इसके आसपास यहां पर ये सारी जगह पर पानी होता है। ठीक, प्रेफरेबली हम हार्ड वाटर यूज करते हैं, हैवी वाटर रादर, नॉट हार्ड वाटर, हैवी वाटर यूज करते हैं D2O, क्योंकि हैवी वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है बच्चों, और ज्यादा हीट का चेंज हमें पता चल सकता है।
बट अगर प्लेन वाटर भी डालोगे तो मेरे पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं। ठीक, फिर हम इसके अंदर एक लगाएंगे बेटा थर्मोमीटर, ताकि इसका बुखार चेक होता रहे, इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आता है वो पता चलता रहे। ठीक, इस थर्मोमीटर को स्पेसिफिकली बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज बेकमैन्स थर्मोमीटर, बेकमैन थर्मोमीटर। सो दिस इज बेकमैन थर्मोमीटर, ये बेकमैन थर्मोमीटर होता है बच्चों। ठीक, ये 0.01 डिग्री का चेंज भी नोटिस कर लेता है। इट कैन इवन नोटिस 0.01 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का चेंज 0.01 डिग्री होगा तो भी नोटिस कर लेगा ये। क्लियर? फिर इधर हम इसमें लगाएंगे एक स्टायरर। ठीक, पंजाबी अगर हम इसको पंजाबी में बोले तो मधानी बोलते ना। ठीक, तो ये स्टायरर है। स्टायरर इसलिए यूज होगा ताकि जब इसको हीट इससे या तो बाहर जाएगी या अंदर आएगी, दो चीजें होगी। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो हीट बाहर आएगी, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो हीट अंदर जाएगी। उससे पानी का टेम्परेचर या तो कम होगा या ज्यादा होगा। हम इस स्टायरर को ऐसे मूव करवाते ताकि पानी सारी जगह इक्वली सर्कुलेट हो जाए, हीट सारी जगह बराबर बट जाए, कहीं पानी ज्यादा गर्म कम गर्म ना रहे। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है प्यारे बच्चों, इसमें हम जब डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं, हम करते जेड डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जेड क्या होता है यहां पे बेटे? जेड होता है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। क्योंकि जब हमने सब्सटेंस को यहां पे हीट किया और हीट करके उसका रिएक्शन हुआ, मान लो हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, तो कुछ हीट जो होगी वो बॉम्ब वगैरह भी तो एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी वेसल भी तो एब्जॉर्ब करेंगी, जो कि इसके टेम्परेचर राइज में आएगा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? पर वो हीट रिलीज तो हुई है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए हमने हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर ले लिया कि कैलोरीमीटर की भी हीट कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, कितना हीट उसने एब्जॉर्ब की। क्लियर? डेल्टा टी यहां पे क्या है? डेल्टा टी यहां पे राइज और फॉल इन टेम्परेचर, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, टेम्परेचर में कितना फॉल हुआ बेटा, ये डिपेंड करेगा। ये डेल्टा टी हम इससे देखेंगे। फिर आया कैपिटल एम। बेटा कैपिटल एम होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस टेकन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इन दिस कप। इस कप के अंदर जो सब्सटेंस लिया गया उसका हमने मॉलिक्यूलर मास लेना है। और एम क्या है? स्मॉल एम। बेटा स्मॉल एम इज गिवन मास, कितना मास लिया गया? गिवन मास। कितना मास लिया गया यहां, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना था यहां। डेल्टा टी राइज और फॉल इन टेम्परेचर एंड जेड इज हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। यहां से आप निकाल क्या लेते हो? डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हमें ना तो इनिशियल निकालने की जरूरत है ना हमें फाइनल, क्योंकि वो हम निकाल नहीं सकते। हम सीधे चेंज निकाल लेंगे तो चेंज यहां से निकल जाएगा। बोलो क्लियर? क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब हम देख रहे हैं तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इजंट इट? जब इसके अंदर रिएक्शन होगा तो क्या बॉम्ब कैलोरीमीटर फूल जाएगा, सिकुड़ जाएगा? उसका वॉल्यूम तो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। इसलिए हम ये भी कह देते हैं कि जो डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, इट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम रखा उस समय हम देखेंगे कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई, उसको इंटरनल एनर्जी चेंज बोला जाता है। ठीक है जी? यानी हम ये बोल सकते हैं डेल्टा यू जो है वो क्यू के पैर में छोटा सा वी लगा देते हैं, जस्ट टू डिस्क्राइब दैट वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट।
तो इट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आफ्टर ऑल दिस इज एनर्जी, और एनर्जी हम किस में निकालते? जूल में, किलो जूल में। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा? जूल, जूल पर मोल, क्योंकि हम जनरली पर मोल ही निकालते हैं, जनरली पर मोल ही निकालते हैं, तो जूल पर मोल इसके यूनिट होंगे। ये जो इंटरनल एनर्जी है प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव बोल दिया था गलती से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक, यानी ये वेट पे तो डिपेंड करेगी ना दोस्तों, ठीक। ये क्या है हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर यहां यूनिट तो पर मोल लगा रहे, अरे यार वो मोलर इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे, 1 मोल की। अदरवाइज 10 ग्राम जितनी हीट देगा, क्या 20 ग्राम भी उतनी हीट बाहर रिलीज करेगा भाई? अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? अगली बात, डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है बच्चों। यानी किसी मर्जी पाथ से रिएक्शन जाए, उससे हमारे पेट में कोई दर्द नहीं होगी। हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी होगी। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, फिर प्रोसेस जैसे मर्जी हो हमारी बला से। समझ में आया? क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बोलो इंटरनल एनर्जी की हर वो चीज समझ में आई जो समझ में आनी चाहिए थी। हाँ जी बेटा बोलो। बेटा वॉल्यूम तो ऐसा है ना, टेम्परेचर चेंज किसका आ रहा है बेटा? किसका आ रहा है? वाटर का, ठीक। तो वाटर का वॉल्यूम का चेंज होगा बेटा, ये तो एक क्लोज्ड कंटेनर में है बेटा, वो गैस के लिए होता है पुत्र। तुम गैस लॉस को लिक्विड में नहीं लगा सकते ना दोस्त, है ना। जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वो किसके लिए है भाई? गैस लॉ है बच्चे, समझ में आई? ये सॉलिड या लिक्विड के लिए थोड़ी है, ठीक। आर यू क्लियर? सो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंट्रिंसिक एनर्जी क्या होती है, इसको इनहेरेंट एनर्जी भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे? इनहेरेंट। ये बॉडी की इनहेरेंट एनर्जी है। कौन सी एनर्जी इस पे ली जाती, कौन सी नहीं ली जाती, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या तरीका है, उम्मीद करता हूं सारी बातें हो गई हैं क्लियर। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, नॉट इन टुडेज लेक्चर, टाइम अभी है, बट जड़ नहीं पटना चाहता हूं। Thermodynamics is a difficult topic. It is an easy topic, but take some time to understand, है ना। Easy topic है, लेकिन क्या है, इसमें दिमाग लगता है। ये बेसिकली फिजिक्स ज्यादा है, फिजिक्स दिमाग मांगती है भाई, सोचना पड़ता है फिजिक्स में, ठीक। एनी हाउ, हाँ जी जनाब। हाँ जी, कैसे पता चलेगा टेम्परेचर राइज किसका देखेगा भाई? हम इसको यहां पे सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी चेंज देख रहे हैं, इस रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी चेंज देख रहे हैं। जब ये रिएक्शन यहां पे हुआ तो उसमें कितना डेल्टा यू हुआ। मान लो इसके अंदर तूने जिंक प्लस HCl लिया था और ZnCl2 हाइड्रोजन बनाया था, तो उस रिएक्शन के अंदर कितना इंटरनल एनर्जी चेंज आया होगा वो देख रहे हैं हम। तो उससे कुछ हीट रिलीज हुई होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी। अगर रिलीज होगी तो बाहर जाएगी, बाहर जाएगी तो वाटर हीट अप होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर एंडोथर्मिक होता तो वाटर से हीट अंदर जाती, वाटर का टेम्परेचर फॉल करता। उसी से तो पता चलता कि हीट एब्जॉर्ब हुई कि रिलीज हुई। अगर तू यहां कुछ भी नहीं डालता तो क्या छुनछुने का टेम्परेचर देखता है भाई? वो तो आएगा ही आएगा ना भाई, बिना राइज और फॉल टेम्परेचर से कैसे देखेंगे इंटरनल एनर्जी का चेंज? एक्यूरेट ही होगा यार, इसमें एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ भाई? इसमें जो हमारे पास इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की उसके लिए हमने Z ले लिया, सरफेस कौन सी सरफेस की वजह से गर्म होगा? अरे यार वुडन जैकेट इसलिए लगाया कि बाहर से कोई हीट ना अंदर आए ना बाहर जाए। इसी चीज की हीट इधर अंदर बाहर जाएगी, जो इस रिएक्शन है उस रिएक्शन की हीट अंदर बाहर जाएगी ना। बाहर से तो हमने वुडन जैकेट क्यों लगाई?
इंसुलेटेड जैकेट के बाहर की हीट नहीं अंदर आनी चाहिए, ना यहां से बाहर जानी चाहिए। ठीक, सारा जो भी रिएक्शन कर रहा है वो सारी हीट का चेंज किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, वाटर को दे रहा है। तो वाटर का राइज एंड फॉल हमने टेम्परेचर का देख लिया, इजीली खत्म। अगर हम यहां गैस लेते है ना, तो जो गर्म गैस होती है ऊपर चली जाती है और ठंडी वाली नीचे रह जाती है, मिक्स नहीं होती आसानी से। वो स्टायरर भी लगाएगा तब, अब पक्खा चलाते हो क्या होता है, क्या ऊपर वाली गर्म हवा नीचे आ जाती है, बहुत कम। समझ में आई बात, क्लियर। हाँ, जब एसी चलाते बोलते पंखा नहीं चलाना, क्यों नहीं चलाना, एसी हवा को ठंडा कर रहा है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा नीचे रह रही है। आपने चला दिया पक्खा, ऊपर क्या है, गर्म हवा, वो गर्म हवा को नीचे भेजेगा। समझ में आई। जब एसी नहीं चलाया तो ये क्या कर रहा है, गर्म हवा ऊपर जा रही है भाई, ठीक, और नीचे वाली ठंडी हवा है उसको सर्कुलेट करवा रहा है सारी जगह। दैट्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फैन। हाँ जी जनाब। हैवी वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती, कान थोड़े खोल के सुना करो। स्पेसिफिक हीट ज्यादा का मतलब होता है ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, काफी लंबी रेंज तक हम इसको देख सकते हैं। अगर हम प्लेन वाटर लेते उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती, कम होती, इतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती थी उससे। हाँ जी, और कोई डाउट, क्लियर। सो नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे बेटा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी जाने का नहीं है, सर ने बंद नहीं किया है।